हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन एजुकेशनल वर्ल्ड। होप यू आर डूइंग ग्रेट। के साथ सब लोग एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स के साथ में जो है चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस का चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 6। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो क्योंकि आपको मेजॉरिटी जो भी क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस से पूरा अच्छे से आपको लर्न करना है। ये देखिए, ये आंसर्स भी सुपर इजी है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी आप खुद से आप देखोगे तो कि आंसर्स इजी लगता है और इसका ही आपको बैकअप लेके आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के कुछ पॉइंट्स आपको हेल्प ले मिलेगी। तो जब हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस हम लर्न कर रहे हैं तो हम ऐसे लर्न करेंगे तो एक बार नहीं, एक ही साथ में हम लोग 2-3 बार या तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस का आंसर्स है तो वो भी एक अच्छा आंसर है जो 8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट पार्ट है आफ्टर लेटर राइटिंग के पार्ट के बाद में, तो यही पार्ट में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कि जो हमारा चैप्टर जो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं तो वो आंसर्स में भी कहीं ना कहीं 2-3 सिमिलैरिटीज है। मतलब कैसा है, अगर 8 टाइप्स है डिबेंचर्स के तो उनमें से खाली 4 पॉइंट्स तो सेम रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे खाली थोड़ा सा वर्डिंग्स में थोड़ा सा इधर 10-50% यहाँ वहाँ का हो सकता है, बाकी रेस्ट ऑल कंटेंट रिमेन्स द सेम। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक। और हाँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगे, मैं ऐसे ही कंटेंट बनाते रहूँगा। मैं एक ही सब्जेक्ट ले रहा हूँ और उसको इन डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस है, जो भी जितना मैंने पढ़ा, मेरा नॉलेज, मेरा रिसोर्सेज सब मैं उस पर इम्प्लाइड करना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप आओ तो मुझे आपको एक वैरायटी ऑफ कंटेंट देखने की आपको मिलेगा चैनल पे, जहाँ पे मैं रील्स बनाता हूँ प्रोडक्टिव और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जब हम पढ़ाई करते हैं तो खुद को एक मोटिवेशन देने की ज़रूरत है कि हाँ, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है उसको रीच करने के लिए कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन आपके डेली एनवायरनमेंट में आपके साथ क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स के भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की सीरीज़ मैंने ऑलरेडी कवर है, वो भी चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फिनेंस का एक वीडियो लेक्चर्स है। अगर आप फर्स्ट टाइम हो चैनल पे, कहीं ना कहीं अगर आप इंट्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो अगर आपको उसके भी प्रीवियस में आपको देखना है कि एसपी में इस साल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं तो उसका भी डिटेल वीडियो है एज एसपी इंट्रोडक्शन फॉर क्लास 12th। तो वो भी वीडियो है लाइंड अप, यू कैन चेक देयर एज वेल। और ऐसे ही डिटेल कंटेंट मैं लाते रहूँगा। अगर आपको किसी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी नहीं समझा हो ये लेक्चर में तो आप यू आर फ्री, यू आर ऑलवेज वेलकम टू कमेंट मी एंड आई विल डेयर to reply all your comments and I'm eagerly waiting as in. Okay, so without wasting any time, we will start with today's topic, that is types of preferential. Give me 1 minute. Okay, so let's start with our topic, that is types of preferentials. तो जैसे कि हमने प्रीवियस के वीडियो में क्या देखा कि प्रेफरेंसेस होते क्या है, हमने चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर 8 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं भी मेरे साथ रेफरेंस में मैं जो मेरा टेक्स्ट बुक है, जो मेरे मार्किंग्स है, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ओके, तो जो मैंने तेरे तरफ से जो मैंने नोट्स लर्न किए थे तो उसी तरह से हम साइड बाय साइड जाते रहेंगे। ओके, सो जैसे कि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। 8 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 7 स्टार करना है तो 7 स्टार कर दीजिए ये क्वेश्चन को, क्योंकि ये एक वन एंड मोस्ट फेवरेबल है। तो जैसे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, सो व्हेन वी से प्रेफरेंसेस मीन्स द शेयर होल्डर्स हु हैव एनी प्रेफरेंशियल राइट मतलब किस बेसिस पे, जैसे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये बेसिक नॉलेज के साथ में हम आप आगे बढ़ के हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस इन डिटेल में होते क्या है। तो फर्स्ट इट इज़ क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। इसको ना आंसर्स का एक स्ट्रेटेजी है, आप पैर बना के आप लर्न करो, जैसे कि क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, फिर बाद में नेक्स्ट ग्रुप उसका पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिर नेक्स्ट ग्रुप उसका कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, और उसका लास्ट ग्रुप दैट्स दी रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस। तो इसे हम देखेंगे तो टोटल ये 8 पार्ट्स का है। ओके, तो टोटल 8 पार्ट्स है, हम उसको इन डिटेल में हम बढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट क्यूमुलेटिव। नाउ क्यूमुलेटिव के आगे आप ऐसा लिख सकते हो
ऑल टुगेदर एज अ वर्ड है आपके रेफरेंस के लिए, ऑल टुगेदर। नाउ इस पे होता क्या, प्रेफरेंस शेयर्स। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्यूमुलेटिव। नाउ फर्स्ट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स, यानी कि ये वो शेयर्स है which are those shares on which dividend goes on accumulating until it's fully paid. ओके ना, इसका मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में दिया, accumulating मतलब ये इसका डिविडेंड कलेक्ट होते जाता है। नाउ सपोज कंपनी के कॉन्सिक्यूटिव, सपोज एक फिनेंशियल ईयर है इस साल का, जो हमारा इस साल है 2023-24, तो इस साल का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के केस में जब हम बात करें, आपको एक सेकेंड ना, सपोज एक फिनेंशियल है इस साल का, जो करंट ईयर है हमारा फिनेंशियल ईयर, तो सपोज उस फिनेंशियल ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने वो डिविडेंड डिक्लेयर किया, या तो सपोज वो जो प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि सपोज अगस्त के सितंबर महीने में कंपनी के शेयर्स बहुत डाउन हो गए, तो कंपनी ने इस साल डिविडेंड ना डिक्लेयर करके वो एक्यूमुलेटेड करके नेक्स्ट साल के लिए रखा है। अगर सपोज नेक्स्ट साल तब वो हुआ तो वो एक्यूमुलेटेड डिविडेंड वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेड अप करने की कंपनी ट्राई करेगी। तो सपोज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा है होगा 24-25, तो सपोज नेक्स्ट ईयर में भी कंपनी को इतना सक्सेस नहीं मिला, तो फर्स्ट जो हमारा इस करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का और जो नेक्स्ट ईयर का जो हमारा 24-25 ईयर, तो ये दोनों का, और उसके बाद वाले साल में जो अपना आने वाला टाइम है जो 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर होगा, ये एग्जांपल स्टडी में बता रहा हूँ, सपोज वो कंपनी का उस साल में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो उस साल कंपनी आपको वो प्रेफरेंस शेयर और उसका जो डिविडेंड है वो देगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट डिविडेंड रहेगा जो, और हमारा नेक्स्ट ईयर का जो हमारा डिविडेंड रहेगा, ये अक्यूमुलेट कहीं ना कहीं ये कलेक्ट होते जाता है, सब ईयर का कलेक्ट होते होते छोटा बना के वो कंपनी फिर जब प्रॉफिट हुआ तो वो पर्टिकुलर ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उस ये जो सिचुएशन है जहाँ पे वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का अक्यूमुलेट हो रहा है, अक्यूमुलेट होने का मतलब क्या, कलेक्ट होना, इकट्ठा होना। इट इज़ लाइक अ ग्रुपिंग, द डिविडेंड गेट्स ऑन ग्रुपिंग इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, एंड व्हेन द कंपनी feels that it's been covering up its profit and its growth is developing, at that particular time all the previous accumulated dividend gets पेड एड टू द प्रेफरेंस शेयर। नाउ इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जिस शेयर प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड जो हमारा क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा अक्यूमुलेट होते रहता है, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो मैं आपको हिंदी का एक्सप्लेनेशन दिया, वही सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन वो लोग ने इंग्लिश में लिखा। क्या लिखा है, इसी इफ़ द डिविडेंड इज़ नॉट पेड इन 1, यानी कि इस साल का करंट ईयर और मोर देन 1 ईयर, लेकिन इस साल का भी जो अपना करंट ईयर है और आने वाला साल जो भी तब आया नहीं है फाइनेंशियल ईयर, वो उसमें भी पेड नहीं किया। किस रीज़न से, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स के वजह ये डिविडेंड अनपेड है। मतलब देखिए ये कौन सी चीज़ में जब डिविडेंड पेड नहीं किया है, जो डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनपेड। जो पेड नहीं किया है डिविडेंड को हम बोलते हैं अनपेड, जो मतलब बाकी है, वो अरियर में है। ओके, नेक्स्ट, इट गेट्स अक्यूमुलेटेड मतलब कलेक्ट होना कहीं ना कहीं। नाउ दिस अक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म्स वेल। जब हमारे कंपनी परफॉर्म्स वेल करती है, जब इट्स ग्रोइंग एरियर, सो जो भी अरियर्स है, अरियर्स मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग। आप यहाँ पे हाईलाइट करके एरो करके लिख दीजिए यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग। अरियर्स को हम बोलते हैं अकाउंटेंट्स के लैंग्वेज में अरियर्स, दैट इज आउटस्टैंडिंग डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी shares. Okay, now the preference shares are always cumulative. देखिए मोस्टली नेचर में ये क्यूमुलेटिव ही रहते हैं, अनलेस अदरवाइज। अगर सपोज आपके कंपनी के किसी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ क्लॉज रहा तो ही वो
वो दूसरा कंडीशन मैंडेट होता है ना ना रहते हैं, तो ऑलमोस्ट मोरलेस दीज आर ऑफ क्यूमुलेटिव नेचर। दैट इज इफ डिविडेंड इज नॉट पेड एनी ईयर, या तो किसी भी साल का डिविडेंड पे नहीं किया तो उसका अनपेड अमाउंट इज कैरी फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू द नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन अंटिल ऑल द अरियर्स हैव बीन पेड। ठीक है, तो ये कैरी फॉरवर्ड करते 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 सपोज मे बी ये 2 साल का भी अरियर्स हो सकता है, मे बी 5 साल का भी हो सकता है। अगर सपोज आपकी कंपनी इतनी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर रही है तो इसके केस में मे बी इट मे बी 5 years और 4 years समथिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। नाउ नेक्स्ट केस, तो हमने क्या पैर पहला क्यूमुलेटिव, फर्स्ट हमने देखा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। नाउ नेक्स्ट होता है हमारा नॉन क्यूमुलेटिव, इसका अपोजिट ही कर दो, जो क्यूमुलेटिव के केस में हुआ वो सिमिलरली नॉन पूरा अपोजिट कर देंगे, यानी कि डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स ये अक्यूमुलेट होते ही नहीं है, ये कलेक्ट होते ही नहीं है, चाहे फिर अगर कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो, कुछ भी हो। अगर सपोज कंपनी ने उस साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो आप समझ जाओ आपको नेक्स्ट ईयर भी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा, मतलब वो बंद हो जाएगा, तो वो आपको मिलेगा ही नहीं भी। अगर सपोज इस साल करंट ईयर 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर है, सपोज कंपनी को प्रॉफिट नहीं होने वाला है, कंपनी ने बोला इस साल नहीं होगा, तो आपको अज्यूम कर लेके चलना है कि इस साल मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, तो इस साल का जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड ना तो वो लैप्स हो जाए, वो कहीं ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ओके, एज सिंपल एज इट इज। जो भी यहाँ पे लिखा है आपको क्रॉस करके आपको वही सिनेरियो है। क्यूमुलेटिव में ये प्रेफरेंसेस हमारे होते थे, कलेक्ट होते, बट जब हम बोलते हैं कि नॉन क्यूमुलेटिव, तो नॉन क्यूमुलेटिव के केस में ये अलग ही हो जाता है कि यहाँ पे कुछ भी क्यूमुलेट नहीं होता है। ओके, नाउ बाद में नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। ओके, ये नेक्स्ट कैटेगरी है। नाउ पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या है, या मतलब ये कौन से शेयर्स होते हैं प्रेफरेंसेस में, तो द होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स आर एंटाइटल्ड मतलब कहाँ पे, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट मतलब बिसाइड्स एनी प्रेफरेंशियल डिविडेंड। यानी कि सपोज अगर कंपनी की बहुत अच्छा कंपनी है आपका, और कंपनी ने आपका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कि आपको अनएक्सपेक्टेड लगता है कि इस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा, बट इतना नहीं होगा कि उसको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ, तो सपोज आउटस्टैंडिंग अरियर्स आपने कंपनी ने पे की, या फिर कंपनी ने अपना जो भी इक्विटी शेयर्स था उनको उसको भी कंपनी ने पे ऑफ कर लिया। ना यहाँ पे भी कंपनी के पास पे कुछ मनी या तो डिविडेंड बचा है अभी तक, तो उस केस में यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि क्या प्रेफरेंशियल को यहाँ पे पार्टिसिपेशन मतलब इसमें भी हिस्सेदारी मिल रहा है क्या, ये जो डिविडेंड है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस में ये वो प्रेफरेंसेस है जिनको एंटाइटल मतलब इनको ये शेयर होल्डर्स को अलाउ है। डिसाइड अगर आपके प्रेफरेंशियल डिविडेंड को आपको ऑलमोस्ट आपका राइट ही है, बट उसके थोड़ा एक लेवल आगे कि अगर आपको प्रेफरेंशियल आपको डिविडेंड देने के बाद में अगर थोड़ा हिस्सा कंपनी देती है, ये कौन से केसेस में होता है, जब कंपनी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती है एनी फाइनेंशियल ईयर में, तो ये केस में आपको आपके बिसाइड ऑफ योर प्रेफरेंशियल डिविडेंड आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड प्लस सरप्लस प्रॉफिट भी मिलता है कहीं ना कहीं कंपनी में। आफ्टर देखिए सरप्लस प्रॉफिट विच इज रिमेन्स आफ्टर द डिविडेंड हैज़ बीन पेड टू आवर इक्विटी शेयर होल्डर्स अप टू अ सर्टन लिमिट, यानी कि इसका भी लिमिट लेस रहता है कि सपोज एक लिमिट के बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे प्रेफरेंस शेयर्स को। ओके, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग में ये है कि अगर सपोज अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपके किस बेसिस प्रेफरेंस शेयर्स में भी उसमें ही अलग अलग टाइप्स ऑफ कैटेगरी है कि आप कौन से शेयर होल्डर्स कौन से कैटेगरी में है। सपोज आपने प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट किया, उसके सब अंडर में भी अगर सपोज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, तो हमने देखा यहाँ पे कि क्यूमुलेटिव में जो हमारा डिविडेंड है वो अक्यूमुलेट होता है कि सपोज इस साल सपोज किसी प्रॉफिट में नहीं की कंपनी ने नहीं किया, तो वो
इकट्ठा होता है तो कलेक्ट होता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस के केस में क्या होता है कि हमारा डिविडेंड कलेक्ट नहीं होता, कि सपोज कंपनी ने किसी फिनेंशियल ईयर में बोल लिया कि आपको इस साल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इट्स बीन अंडरस्टूड दैट यू आर नॉट गेटिंग योर डिविडेंड इज नॉट गेटिंग कैरी फॉरवर्ड अहेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग में हमने क्या देखा अभी तक कि जो सरप्लस प्रॉफिट है ये एकदम केस एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे, कि सपोज किसी भी फिनेंशियल ईयर में कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया तो उस कंडीशन में हम वो डिविडेंड अलॉट करते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स को। कभी जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में सर्टन लिमिटेशंस के साथ में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ non-participating preference shares. Now the preference shares are deemed, मतलब ये deemed रहते हैं to be non-participating। ये देखिए हमने क्या पढ़ा था कि ये participating preference shares, बट यहाँ पे क्या लिखा है deemed, यानी कि ये माना जाता है कि ये non-participating रहता है if there is no, अगर कोई कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी आप सोचोगे कि हमने 11th में AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था, बट हमने क्विक रिकैप चाहिए। नो डाउट आपको रिकैप भी दे दूंगा, और आने वाले हमारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन डिटेल में आपको वर्ड टू वर्ड मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन माने कि ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये रिलेट करता है हमारे कंपनी के मेंबर्स के लिए, कि कंपनी और उसके मेंबर्स कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेटिंग राइट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा इफ़ सरप्लस प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे वो कंसिडर होता है कि ये नॉन पार्टिसिपेटिंग नेचर्स के डिपेंड करते हैं प्रेफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट तो हमने 4 पढ़ा आउट ऑफ 8 टाइप्स में से हमने 4 टाइप क्लियर कर लिए। ओके, तो ये देखिए ये आंसर्स में भी आप लॉजिक से तो भी आप बात कर सकते हो कि सपोज क्यूमुलेटिव मतलब कलेक्ट हो रहा है, नॉन क्यूमुलेटिव कलेक्ट नहीं हो रहा है, पार्टिसिपेटिंग मतलब कुछ लिमिटेशंस के साथ में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक अलाउंस दे सकते हैं कि आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड मिलने के बाद में भी आप थोड़ा अलाउंस के साथ में आपको मिल रहा है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब यहाँ पे क्लॉज कंडीशन क्या है कि अगर सपोज कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ ऐसा प्रोविज़न नहीं है, किसके लिए प्रोविजंस की पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं प्रेफरेंसेस, अगर यहाँ पे कोई क्लियर प्रोविजंस नहीं है तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये प्रेफरेंसेस नॉन पार्टिसिपेटिंग नेचर के होते हैं। तो आई होप आपको 4 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस है वो आपको क्लियर हो। अगर कोई भी अगर आपको नहीं हुआ तो आप एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हो, अभी नहीं हुआ तो आप कमेंट कर दो। और अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा है तो मुझे पर्सनली आप इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो। आई एम अवेलेबल एवरीवेयर। ओके, इंस्टाग्राम है तो मैं सोशल हैंडल्स पे रहता हूँ एक्टिव, सो यू कैन पोस्ट मी योर डाउट्स एंड क्वेरीज वॉट एवर यू फील लाइक। ओके, देखिए नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम डिलीवरिंग लैंग्वेजेस इन माई हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। या आई एम talking about for both students who are from Hindi medium as well as people watching me from English medium। आपके लिए मैंने 2 लैंग्वेजेस मिक्स करता हूँ, कहीं ना कहीं मिक्सअप के साथ में कंटेंट डिलीवरी इज़ द मेन प्रायोरिटी, कि चाहे आपको हिंदी में करूँ मैं कंटेंट या तो इंग्लिश में। कुछ I also understand कि English is very important, so at times I feel that English should be spoken or will be conveyed in my communication, so I tried that as well। Okay, now moving ahead हम बात करते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये यानी कि कुछ कन्वर्जन, ये हम लोग नेम से ही एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि कन्वर्ट मतलब क्या, कुछ यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। किस बेसिस पे कन्वर्जन होगा, प्रेफरेंस शेयर्स बोला है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स हम किस और शेयर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस मतलब कुछ कन्वर्जन के बेसिस पे। कन्वर्जन मतलब क्या, सिंपली कि सपोज एक शेयर से दूसरे शेयर्स में तो वो जो ट्रांसफ़र फ्लेक्सिबल हम करते हैं तो इंटरचेंज करते हैं, तो वैसे है। तो हम देखते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस क्या बोलता है कि द होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट। कन्वर्जन का मतलब दे हैव अ सर्टेन राइट टू देयर प्रेफरेंस शेयर्स टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। कहीं ना कहीं कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस में यू हैव द लिबर्टी, आपको एक राइट है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो आपका प्रेफरेंस शेयर्स लेटर ऑन इनटू इक्विटी शेयर्स। द कन्वर्जन टेक प्लेस विद इन अ सर्टन फिक्स पीरियड। यहाँ पे भी एक
कंडीशन और एक आपको दी है कि कुछ फिक्स पीरियड में ही वो कन्वर्जन होता है. सो दैट इज अबाउट कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि आप ये प्रेफरेंसेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि देखिए क्लियरली लिखे यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ज़्यादा कोई रिमेमराइज वर्ड टू वर्ड हम भी देखते तो हमें कहीं ना कहीं हमें इंटरप्रेट कर सकते हैं. कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस मतलब जो शेयर्स प्रेफरेंसेस के अलावा किसी में और किसी शेयर में, यानी कि इक्विटी शेयर्स में इजीली कन्वर्टेबल हो सकते हैं, जो हम उसको कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस बोलते हैं. और जो शेयर्स which cannot be converted into equity shares are known as a non-convertible preferences. Seventh, redeemable preferences. Now shares which can be redeemed. Redeem मतलब क्या? Collected. जब हम किसी भी टाइम जोन या तो किसी भी गेमिंग सेंटर में जाते हैं तो सपोज कुछ भी कार्ड है, जो हमारा फैन कार्ड जो भी कार्ड है, तो हम उसको रिडीम करते हैं, मतलब हम उसको कलेक्ट करते हैं. जो भी गिफ्ट कूपन्स रहते हैं, गिफ्ट कार्ड्स रहते हैं, आजकल तो बहुत से डिजिटल कार्ड्स भी रहते हैं जो हम हमारे बर्थडेज पे गिफ्ट करते हैं एज ए न्यू ट्रेंड. नो, मार्केट स्ट्रक्चर्स अभी भी चेंज होते हैं. पहले हम बर्थडे पे गिफ्ट देते थे, बट अभी जो सिचुएशन चेंज होता है तो हम फ्रेंड्स को बोलते हैं कि मैं तुझे अपने बर्थडे पे कोई गिफ्ट कूपन दे दूंगा, तो वो मनी में तू तेरा सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करा ले, या तो कोई एजुकेशनल फॉर्म से तो इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकते हो. तो ये जो रिडीम है, तो कैसे रिडीम होता है, वैसे ही प्रेफरेंसेस के केस में भी ये शेयर्स रिडीम होते हैं आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज दे आर कॉल्ड एज रिडीमेबल प्रेफरेंसेस. ओके, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. A company limited by shares, if authorized by article of association, issues redeemable preferences. Such share must be fully paid, यानी कि ये fully paid होना चाहिए. Now these shares are redeemed out of divisible profit only, यानी कि ये जो भी प्रॉफिट है उसमें से ही होता है ओनली ना, और आउट ऑफ फ्रेश इशू भी बोल सकते हो ऑफ शेयर्स फॉर दिस पर्पस. ओके, तो ये था रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, इसका नेचर कि रिडीमेबल. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 8वां टाइप है इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस. लास्ट का टाइप है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है आपको समझने के लिए, कि देखिए यहाँ पे सेक्शन लिखा है एज पर सेक्शन 55(1). अब आप बोलोगे कि क्या सेक्शन लगाना ज़रूरी है क्या हमने एसपी के पेपर में, तो एज 12th लेवल इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. अगर आपको याद होता है सेक्शन तो ही आप यूज़ करिए सेक्शन का, क्योंकि क्या है अननेसेसरी आप कुछ भी रॉन्ग सेक्शन लगा दो और आपका 1.5 मार्क लूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं ये फुलिशनेस कंसिडर कर जाता है. क्योंकि सपोज अगर आपको दूसरा आंसर आता है बट आपने यहाँ पे कुछ भी हम लोग बोल नहीं सकते या तो लिख नहीं सकते, कुछ भी सेक्शन नंबर लिखे, क्योंकि एज पर द कंपनीज एक्ट वो पर्टिकुलर सेक्शन वहाँ पे दिया है और वही है. अगर आपने कुछ भी यहाँ पे सेक्शन 55 है, आपने 57 लिख दिया तो कम्प्लीटली उसका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 57 मतलब वो कुछ अलग ही एक्ट है. तो उसमें एग्जामिनर को आपको लगेगा कि इसको अच्छे से पढ़ा नहीं है, या तो इसको मालूम नहीं है, या तो ओवर एक्टिंग ओवर स्मार्टनेस दिखाने के उस केस में. तो इसके लिए बेटर इफ़ यू नो यू कैन गो अहेड, बट अगर आपको नहीं आता है तो आप लीव कर सकते हो सेक्शन. ओके, 55 एज पर द सेक्शन 55(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट का सेक्शन क्या कहता है 51(1) कि शेयर्स विच आर नॉट रिडीम, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका अगर अपोजिट करो, रिडीमेबल का होता है इरिडीमेबल, मतलब लाइफ टाइम के केस में वो शेयर्स रिडीम नहीं हो गए, ऐसे ये इसका मानना है. दैट इज इट इज पेएबल ओनली ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज प्रेफरेंसेस. यानी कि अभी इसका जो इशू है कंपनी नहीं करती, बिकॉज कंपनी एक्ट 2013 के क्लॉज में सेक्शन 55(1) ये प्रोहिबिट करता है कि इशू ऑफ सच इशू ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस, क्योंकि प्रेफरेंसेस ना ये ऑलमोस्ट रिडीमेबल नेचर्स के रहते हैं. कहीं ना कहीं कंपनी के अगर आप करो तो कंपनी के केस में वो रिडीम होते हैं कहीं ना कहीं. ओके, सो दिस वाज अबाउट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स. आप बुक में आप 7 स्टार या तो 8 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आप लिख दो, क्योंकि दिस क्वेश्चंस आप चांसेस है कि आप आ भी सकते एग्ज़ाम में, और वेरी हाई चांसेस है. तो आज के वीडियो में इतना ही था. आज हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस. वी विल गेट अ क्विक रिकैप. हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस. फर्स्ट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस,
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। बाद में हमने क्या देखा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो ऐसा ये टॉपिक है प्रेफरेंसेस का, यानी कि आपको एग्जाम में कैसे आएगा, एक्सप्लेन व्हाट इज प्रेफरेंसेस एंड स्टेट इट्स टाइप्स। या तो कभी कभी प्रेफरेंसेस के बारे में शॉर्ट नोट्स आया, क्योंकि एसपी में एक ट्विस्ट है, और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ये सोलली एकदम थियोरी चैप्टर है। यहाँ पे थियोरी भर भर के है। आपको बोलोगे हर एक चैप्टर से आप देखो तो मोस्टली मेजॉरिटी जो 12th स्टैंडर्ड का एसपी है वो इन सब्जेक्ट 2-3 चैप्टर में कवर होता है। इशू ऑफ स्ट्रेस भी बहुत थियोरेटिकल चैप्टर्स है, तो इंट्रोडक्शन उसमें। और चैप्टर नंबर 2 में अगर आपको कुछ डाउट है या तो देखिए चैप्टर नंबर 2 भी है, हमने स्टार्ट किए। तो हमने ओवरऑल हमने क्या देखा, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस में हमने ओन कैपिटल, ओन सोर्स में हमने स्टार्ट किया था। हमने ओन सोर्स में हमने देखा कि देर आर 2 टाइप्स, दैट इज शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जैसे आप देख सकते हो रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो हम इन डिटेल में वीडियो में देखेंगे। मैं आपको बोला था चैप्टर नंबर 1 में कुछ ग्लिम्स है रिटेन अर्निंग्स का, बट चैप्टर नंबर 2 में वी विल स्टडी इन डिटेल। पर हमने ओवरऑल हम अगर देखने चाहें तो हमने क्या पढ़ा अभी तक सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस में, तो जैसे कि ओन कैपिटल के अंदर शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स है, वैसे ही शेयर्स के अंदर हमने शेयर्स जो ब्रांच था उसका 2 टॉपिक, दैट इज़ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमने ये 2 कॉन्सेप्ट्स को हमने अच्छे से समझा कि बाय इन डिटेल। ऐसा नहीं है कि हमने ओवरऑल ऊपर से किया, हमने वीडियो देखा, हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट की क्लियर किया कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। नो डाउट बाकी भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है, वो भी हम कवर करेंगे एट द एंड, बट कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड फर्स्ट जो मुझे लगा कि ये क्लियर होने के बाद में ही हम आगे जाएंगे, तो उसी के साथ उसी फ्लेक्सी और उसी स्मूथनेस के साथ में हम आगे जाएंगे। आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग्स होता क्या है। रिटेन्ड अर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को फिनिश करने के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो है हमारा बोरोड कैपिटल, जो हम बोलते हैं ओड कैपिटल, जैसे कि उधारी जो हम बोलते हैं। कंपनी जो आउटसाइडर्स के साथ में कैसे हम लोग कैसे डिफरेंट सोर्सेस है, जैसे कंपनी वो अर्निंग्स ले सकती है, तो डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, एडीआर है, जीडीआर है। ओके, तो ये सब है एडीआर जीडीआर इंटेंसिटीज और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है। तो वीडियो के साथ में भी और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे चैनल पे। तो तब तक के लिए आपका लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भी अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में शेयर कीजिए कि ये कंटेंट है। और मैं मेरे टाइप्स के आपके साथ एडवाइस दे दूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट है वोकैबुलरी के रिलेटेड। मेरे फंडामेंटल सीरीज़ भी है चैनल पे, यू कैन गो check out there as well. There is a lot more content coming for you guys, so stay tuned on the channel, keep supporting, keep motivating. Bye bye, take care, thank you so much.